अगर आप कभी भी लोगों को स्टॉक्स पर बात करते हुए सुने, खास तौर पर ऑनलाइन, तो आपको हमेशा दो तरह के ग्रोह नजर आएंगे। जी बिल्कुल। एक ग्रोह है जो कहता है ये स्टॉक तो चांद पर जाएगा, जो भी इस पर शक करता है उसे कुछ नहीं पता। हाँ, और फिर दूसरा है जो बिल्कुल उलट बात करता है। वही दूसरा ग्रोह चीख रहा होता है ये कंपनी फ्रॉड है, ये तो सिफर पर जाने वाली है। इन दोनों में एक चीज मुश्तरक होती है, शदीद जज्बात। और जो मवाद हमारे सामने है वो इसी नुक्ते पर जोर देता है। देखें, ये दोनों ग्रोह सिर्फ एक स्टॉक के मालिक नहीं है, उन्होंने इस स्टॉक को अपनी शनाख्त का हिस्सा बना लिया है। अच्छा, मतलब ये उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है? बिल्कुल। उनके लिए ये मानना कि वो गलत हैं अपनी पूरी शख्सियत पर हमले जैसा महसूस होता है। जबकि कामयाब सरमायाकारी का ताल्लुक किसी कंपनी का फैन बनने से है ही नहीं, इसका ताल्लुक तो एक ठंडे दिमाग से बनाए गए मंसूबे पर अमल करने से है। बिल्कुल। और आज हम इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस जज्बाती वाबस्तगी से कैसे बचा जाए और सरमायाकारी के लिए एक ज़्यादा मंतिकी, एक मुनज़्ज़म तरीका कैसे अपनाया जाए। जो आर्टिकल्स और नोट्स हमारे पास हैं, उनकी मदद से हम एक तस्वर को समझेंगे जिसे इन्वेस्टमेंट थीसिस कहते हैं। ये क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और ये किस तरह एक सरमायाकार की अना और जज्बात को उसके पैसों से दूर रखने में मदद देता है। अच्छा, तो आइए इस सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच से शुरू करते हैं। ये तो समझ आता है कि लोग किसी चीज को लेकर पुरजोश हो जाते हैं, लेकिन सरमायाकारी में ये रवैया इतना खतरनाक क्यों है? अगर ये तरीका गलत है तो फिर सही क्या है? देखिए, ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि मार्केट को आपके जज्बात की जरा बराबर परवाह नहीं। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी कंपनी से कितनी मोहब्बत करते हैं या उसके सीईओ के कितने बड़े फैन हैं। सही। नुकसान में बैठे रहेंगे सिर्फ इस उम्मीद पर कि आप सही साबित हो जाएं, क्योंकि इस स्टॉक को बेचना अपनी शिकस्त मानने के बराबर होगा। यानी आप कह रही हैं कि लोग अपना पैसा डूबता देखते रहते हैं सिर्फ अपनी अना की वजह से। सच कहूं तो मैंने ऐसा होते देखा है। बिल्कुल। लेकिन अगर ये गलत है तो एक कामयाब सरमायाकार का जहन कैसे काम करता है? हमारे ज़राए में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है। वो कहते हैं कि कामयाब सरमायाकारी की सबसे आला सतह एक ही वक्त में दो मुतज़ाद ख्यालात रखने की सलाहियत है। दो मुतज़ाद ख्यालात मतलब? यानी आप बैक वक्त ये कह सकें कि मुझे 70% यकीन है कि ये स्टॉक अगले 5 सालों में बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बेहतरीन है और इसकी फरोख्त बढ़ रही है। ठीक है, ये तो सीधी बात है। लेकिन साथ ही आप ये भी कह सकें, मगर मैं ये भी देख रहा हूँ कि इसका सबसे बड़ा मुद्दा मुकाबिल एक नया प्रोडक्ट ला रहा है और इस स्टॉक की कीमत इसकी असल कमाई के मुकाबले में काफ़ी बढ़ गई है। यानी इसकी वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा है। एक मिनट, वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा है इससे क्या मतलब? क्या इसका मतलब ये है कि स्टॉक की कीमत उसकी असल कमाई के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे कोई चीज़ 100 रुपए की हो और 500 रुपए में बिक रही हो? बिल्कुल, यही मतलब है। आपने बिल्कुल सही समझा। तो बात यह है कि आप बैक वक्त किसी कंपनी की सलाहियत पर यकीन भी रख सकते हैं और उन वजूहात को भी तस्लीम कर सकते हैं जो इसे नाकाम बना सकती हैं। अच्छा, दोनों बातें एक ही वक्त में सच हो सकती हैं। एक ज़हीन सरमायाकार उम्मीद और शक दोनों को साथ लेकर चलता है। ये तो जहन को एक नई तरह से इस्तेमाल करने की तरबियत देने जैसा है। मेरा जहन तो हमेशा एक सही जवाब की तरफ भागता है। तो एक बेहतरीन सरमायाकार ये कह सकता है कि मैं इस स्टॉक का मालिक हूं और मुझे इस पर भरोसा है, और साथ ही ये भी कि लेकिन अगर ये 3 चीजें गलत हो गई तो मैं फौरन इसे बेच दूंगा बगैर किसी अफसोस के। बिल्कुल दुरुस्त। इसमें कोई अना शामिल नहीं है। फैसला मुकम्मल तौर पर मंतक और पहले से तयशुदा मंसूबे पर मबनी होता है, न कि उस दिन के मूड या मार्केट की खबरों पर। ये बात तो समझ आ गई, अना को बीच में नहीं लाना। लेकिन अगर जज्बात और अना को हटा दें तो पीछे क्या बचता है? कोई ना कोई फैसला करने का तरीका तो होना चाहिए ना? क्या हमारे जराए इस बारे में कुछ बताते हैं कि ये मंतकी फ्रेमवर्क कैसे बनाया जाए? जी, और यहीं पर इन्वेस्टमेंट थीसिस का तस्वर सामने आता है। इन्वेस्टमेंट थीसिस इन्वेस्टोपीडिया के एक मजमून के मुताबिक इन्वेस्टमेंट थीसिस किसी खास सरमायाकारी के पीछे की माकूल दलील है। एक वजह ये तहकीक और तज्जिये पर मबनी होती है और आमतौर पर एक तहरीरी दस्तावेज होती है। अच्छा, एक तहरीरी दस्तावेज। जी, जो आपके फैसलों में रहनुमाई करती है।
آسان الفاظ میں یہ آپ کا ذاتی بزنس پلان ہے کہ آپ ایک سٹاک کیوں خرید رہے ہیں۔ لیکن اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ سب کچھ ذہن میں نہیں رکھا جا سکتا؟ بہت سے لوگ سوچیں گے کہ یہ اسکول کے ہوم ورک جیسا اضافی کام ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اصل میں اسے لکھنے کا عمل ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب آپ صرف سوچتے ہیں تو آپ کے خیالات اکثر مبہم اور بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جب آپ انہیں کاغذ پر اتارتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ان خیالات کو منظم کرنے اور ان میں موجود خامیوں کو پہچاننے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک غلط لکھا ہوا تھیسس بھی بغیر کسی تھیسس کے سرمایہ کاری کرنے سے بہتر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک غلط منصوبہ تو نقصان ہی دے گا۔ تھا؟ اچھا، کیا آپ نے مارکیٹ کے سائز کا غلط اندازہ لگایا؟ کیا آپ نے مسابقت کو کم سمجھا؟ اس طرح آپ اپنی غلطی سے سیکھ کر اگلی بار بہتر سرمایہ کار بنتے ہیں۔ بغیر تھیسس کے آپ صرف قسمت یا بری خبروں کو الزام دیتے ہیں اور کچھ نہیں سیکھتے۔ واہ، یہ بہت طاقتور نکتہ ہے۔ تو اس تحریری منصوبے میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے؟ کیا آپ کوئی مثال دے کر سمجھا سکتی ہیں؟ بالکل، چلے ایک فرضی کمپنی روٹی روبوٹس کی مثال لیتے ہیں جو گھروں کے لیے خودکار روٹی بنانے والی مشینیں بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، روٹی روبوٹس۔ ہمارا تھیسس کچھ یوں ہو سکتا ہے۔ پہلا، مقصد، گول۔ میں اس میں سرمایہ کاری کیوں کر رہا ہوں؟ مقصد، 5 سال میں اپنا سرمایہ دگنا کرنا۔ صحیح۔ ثبوت، یہ کام کیوں کرے گا؟ ثبوت، شہروں میں لوگ مصروف ہو رہے ہیں اور گھر پر تازہ روٹی کے لیے خودکار ہل چاہتے ہیں۔ ان کا پروٹوٹائپ بہت اچھا ہے اور ان کے ابتدائی آرڈرز بھی مضبوط ہیں۔ خطرات، رسکس۔ کیا غلط ہو سکتا ہے؟ خطرہ، کوئی بڑی قائم شدہ اپلائنس کمپنی ان کا آئیڈیا کاپی کر کے سستے میں بیچ سکتی ہے، یا شاید لوگوں کو یہ مشین بہت مہنگی لگے۔ یہ بھی ممکن ہے۔ قیمت اور باہر نکلنے کی حکمت عملی، میں اسے کب خریدوں گا اور کب بیچوں گا؟ قیمت، میں اسے تب خریدوں گا جب اس کی قیمت 100 روپے فی شیئر سے کم ہو۔ ٹھیک ہے۔ اگر یہ 200 روپے تک پہنچ جاتا ہے تو میں اپنا آدھا منافع نکال لوں گا، لیکن اگر یہ 50 روپے سے نیچے گر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا تھیسس غلط تھا اور میں اپنا نقصان تسلیم کر کے اسے بیچ دوں گا۔ یہ مثال تو بہت اچھی ہے۔ اس نے پورے تصور کو بالکل واضح اور قابل عمل بنا دیا ہے۔ اب یہ کوئی نظریاتی چیز نہیں لگ رہی۔ اچھا، یہ سب کاغذ پر تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب اصل دنیا میں مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی ہے تب یہ کیسے مدد کرتا ہے؟ فرض کریں میں نے روٹی روبوٹس کا اسٹاک 90 روپے میں خریدا اور 1 سال بعد پوری مارکیٹ کریش کر گئی۔ یہ ایک بہترین منظرنامہ ہے۔ عام طور پر جب آپ کا اسٹاک 90 سے 45 پر گرتا ہے تو دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں شاید مجھے بیچ دینا چاہیے، سب بیچ رہے ہیں۔ بالکل، لیکن چونکہ آپ کے پاس ایک تحریری تھیسس ہے، آپ جذبات میں بہنے کے بجائے اسے نکال کر دیکھتے ہیں۔ آپ خود سے پوچھتے ہیں، کیا میرا بنیادی تھیسس اب بھی درست ہے؟ اچھا، کیا لوگ اب بھی خودکار روٹی مشینیں چاہتے ہیں؟ کیا کمپنی اب بھی اچھے پروڈکٹس بنا رہی ہے؟ اگر ان سوالات کا جواب ہاں میں ہے اور اسٹاک صرف مارکیٹ کے خوف کی وجہ سے گرا ہے تو آپ کا تھیسس آپ کو گھبراہٹ میں فروخت یعنی پینک سیلنگ سے بچاتا ہے۔ تو آپ شاید اسے بیچنے کے بجائے اور خرید لیں۔ ہو سکتا ہے، بلکہ آپ شاید اسے مزید خریدنے کا سوچیں گے کیونکہ اب یہ سستا مل رہا ہے۔ لیکن کیا یہ خطرناک نہیں ہے؟ اگر مارکیٹ کسی حقیقی وجہ سے گر رہی ہو، جیسے روٹی روبوٹس میں کوئی بڑا فراڈ سامنے آیا ہو، تو کیا اپنے پرانے تھیسس پر اڑے رہنا بے وقوفی نہیں ہوگی؟ ہمیں کب تھیسس پر قائم رہنا چاہیے اور کب اسے چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے اور آپ بالکل صحیح ہیں۔ تھیسس کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہے۔ ہمارے ذرائع میں بھی یہ انتباہ موجود ہے کہ کچھ غیر متوقع واقعات جیسے 2008 کا مالی بحران یا کوئی بڑا اسکینڈل آپ کے تھیسس کو مکمل طور پر غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے تھیسس لکھنے کے بعد اسے بھول نہیں جانا ہے۔ آپ کو باقاعدگی سے اس کا جائزہ لینا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے بنیادی مفروضے اب بھی درست ہیں۔ اگر کوئی ایسی خبر آتی ہے جو آپ کے ثبوت والے حصے کو براہ راست چیلنج کرتی ہے، مثلاً روٹی روبوٹس کا سب سے بڑا مدم مقابل آدھی قیمت پر بہتر مشین لے آیا ہے، تو یہی وہ وقت ہے جب آپ کو اپنے تھیسس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور شاید اسٹاک بیچ دینا چاہیے۔ کیا ہمارے پاس اس کی کوئی حقیقی دنیا کی مثالیں ہیں کہ بڑی کمپنیاں یہ کیسے کرتی ہیں؟ جی ہاں، جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ مثالیں ہیں، جیسے مارگن اسٹینلی جو دنیا کی ایک بہت بڑی مالیاتی فرم ہے۔ صحیح،
जब वो किसी कंपनी में सरमायाकारी करने का सोचते हैं तो उनके थीसिस में 3 अहम सवालात होते हैं। पहला, क्या ये कंपनी एक डिसरप्टर है? डिसरप्टर? उसे उनकी क्या मुराद है? यानी ऐसी कंपनी जो पुराने तरीकों को चैलेंज करके पूरी इंडस्ट्री को बदल दे। जैसे उबर ने टैक्सी इंडस्ट्री के साथ किया, बिल्कुल। या जैसे नेटफ्लिक्स ने टीवी देखने के तरीके को बदला। दूसरा सवाल वो पूछते हैं, क्या कंपनी की माली हालत मजबूत है? और तीसरा, क्या कोई माहौलियाती या समाजी खतरात हैं? अच्छा। एक और मिसाल किनेटिक वेंचर्स की है। उनकी हिकमत अमली 3 सुतूनों पर मबनी है। तनव्वो यानी बहुत सी मुख्तलिफ कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना, यानी सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने। बिल्कुल। दूसरा सुतून है कदर, यानी सिर्फ मुनासिब कीमत पर ही खरीदना। और तीसरा है फॉलो ऑन सरमायाकारी, यानी जो कंपनियां सबसे अच्छा काम कर रही हों उनमें मजीद पैसा लगाना। तो अगरचे हम मॉर्गन स्टैनले नहीं है, लेकिन क्या एक आम सरमायाकार भी किसी कंपनी को देखते हुए ये 3 सवालात पूछ सकता है? मतलब, क्या ये कंपनी कुछ नया कर रही है? क्या इसके पास पैसे हैं या ये कर्ज में डूबी हुई है? और क्या कोई बड़ा समाजी मसला इसे मुस्तकबिल में नुकसान पहुंचा सकता है? यही तो मकसद है। उसूल वही रहते हैं, चाहे आप एक बड़ी फर्म हो या एक आम फर्द। ये आला सतही हिकमत अमली को एक अमली टूल में बदल देता है। ये थीसिस बनाने का अमल बहुत ज़्यादा तहकीक और वक्त मांगता है। हर किसी के पास, खास तौर पर नए सरमायाकारों के पास इतना वक्त या महारत नहीं होती। क्या ज़राए में कोई ऐसा तरीका बताया गया है जिससे आम लोग भी अपनी अना को काबू में रखकर सरमायाकारी कर सकें, बगैर हर कंपनी का गहरा तजिया किए? जी, और ये एक बहुत अच्छा मुतबादिल रास्ता है जो हमारे ज़राए में भी बताया गया है, इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स के पीछे की मंतिक बहुत सादा और ताकतवर है। जब आप इंडेक्स फंड खरीदते हैं तो आप किसी एक स्टॉक से अपनी अना नहीं जोड़ते। आप एक ही वक्त में सैकड़ों या हजारों कंपनियों के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। तो इससे जज्बात कैसे काबू में रहते हैं? जरा सोचें, अगर आप एक इंडेक्स फंड के मालिक हैं जिसमें मुल्क की 500 सबसे बड़ी कंपनियां शामिल हैं, तो आपको किसी एक कंपनी की कामयाबी या नाकामी की ज्यादा फिक्र नहीं होती। सही बात है। होते हैं, और आप फिर भी जीतते हैं। वाह। आपका मकसद किसी एक स्टॉक को सही साबित करना नहीं होता, बल्कि सिर्फ मजमूई तौर पर मार्केट के साथ साथ मुस्तकिल तौर पर दौलत बनाना होता है। इसमें कोई अना नहीं, कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं। ये जज्बात को मसावात से निकालने का सबसे आसान तरीका है। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? इसका क्या मतलब है? खुलासा ये है कि चाहे आप एक तफसीली ज़ाती थीसिस बनाएं या इंडेक्स फंड्स जैसी वसी हिकमत अमली अपनाएं, बुनियादी मकसद एक ही है, अपनी शनाख्त को अपनी सरमायाकारी से अलग करना। सरमायाकारी एक टूल है, आपकी शख्सियत का इम्तिहान नहीं। जिस लम्हे आप अपनी अना को इससे निकाल देते हैं, आप वाज़े और मंतकी फैसले करने के लिए आज़ाद हो जाते हैं। और ये बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि दिन के आखिर में मार्केट इस बात का फैसला नहीं करती कि आप एक अच्छे या बुरे इंसान हैं। वो सिर्फ ये देखती है कि आपके फैसले मंतिक पर मुबनी थे या जज्बात पर। मैं एक आखिरी बात शामिल करूंगी। सिर्फ इन्वेस्टमेंट थीसिस लिखने का अमल, चाहे आप कभी उस पर अमल करें या ना करें, खुद में बहुत कीमती है। अच्छा, वो कैसे? ये आपको अपने ख्यालात में वजाहत लाने और तनकीदी सोच पर मजबूर करता है। ये आपको सवालात पूछने पर मजबूर करता है, जैसे मैं ये क्यों खरीद रहा हूँ और क्या गलत हो सकता है। मालूमात के शोर शराबे के दौर में ये शायद सबसे अहम महारत है। ये आपको एक बेहतर सोचने वाला बनाता है, सिर्फ एक बेहतर सरमायाकार नहीं। बिल्कुल। और चलते चलते सामीन के लिए एक आखिरी सोचेंगे सवाल छोड़ते हैं जो हमारे ज़राए पर मबनी हैं। ज़राए इस बात पर जोर देते हैं कि खरीदने से पहले ही आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप कब बेचेंगे। जी, तो अपनी किसी भी मौजूदा सरमायाकारी के बारे में सोचने के लिए एक अहम सवाल ये है, कल ऐसा कौन सा मखसूस वाकया, खबर या डेटा सामने आए जो आपको ये एहसास दिलाए कि आपकी सरमायाकारी की इब्तिदाई वजह अब दुरुस्त नहीं रही। अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते, तो शायद आपका मंसूबा जज्बात पर मबनी है, मंतिक पर नहीं।